वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है भूमिका भारती और आप देख रहे हैं भूमिका की पाठशाला। और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी से गद्य खंड का चैप्टर पहला, जिसका नाम है प्रेमघन की छाया स्मृति। इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर समझने वाले हैं अच्छे से एनसीईआरटी बुक से, जो कि मैंने सारे टॉपिक्स उसी से लिए हैं। और इसके बाद हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके एनसीईआरटी बुक से हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा। और इस जो प्रेमघन की छाया स्मृति के लेखक हैं वो हैं आपके रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल की तस्वीर ये दी गई है। रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगौना गांव में हुआ था। रामचंद्र जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू, अंग्रेजी और फारसी में हुई थी। जो रामचंद्र शुक्ल हैं ये इनकी शुरुआती शिक्षा उर्दू, अंग्रेजी और फारसी में हुई थी। इनका थोड़ा सा हम जीवन परीक्षा पढ़ लेते हैं। वैसे ये आता नहीं है, लेकिन आप पढ़ोगे तो और अच्छा ही है, क्या पता पूछ ही लें। रामचंद्र शुक्ल हिंदी के उच्च कोटि के आलोचक, इतिहासकार और साहित्य के चिंतक थे। ठीक है, सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे इनके बारे में हम, क्योंकि ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते नहीं हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पाठ का परिचय जो आपका पढ़ने वाले हैं प्रेमघन की छाया स्मृति, ये है क्या? तो रामचरित जी द्वारा रचित प्रेमघन की छाया स्मृति एक संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है? हम किसी को याद करके कुछ लिखते हैं तो उसे संस्मरण कहते हैं। और इस चैप्टर में रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमघन जी के साथ बिताए हुए कुछ पलों को याद करके इसको लिखा है, तो इसलिए ये एक संस्मरण है। इस पाठ में हम रामचंद्र शुक्ल अपने बचपन में प्रेमघन के सानिध्य में बिताए पलों को याद करते हैं इस पाठ में। ठीक है, इनका बचपन साहित्यिक परिवेश में बीता। लेखक को प्रेमघन का व्यक्तित्व बहुत लुभाता था। जो लेखक हैं हमारे रामचंद्र शुक्ल, उनका बचपन जो है वो साहित्यिक परिवेश में बीता, क्योंकि जो इनके पिताजी थे वो भी साहित्यिक परिवेश में, साहित्यिक उन्हें बहुत पसंद था। वो रोज़ रात को सभी घर वालों को बैठ के रामचरितमानस और रामचंद्रिका पढ़ाया करते थे। तो इसलिए अब काफ़ी साहित्यिक माहौल था इनके घर का भी, इसलिए इनको साहित्यिक परिवेश में इनका बचपन बीता था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। लेखक के पिताजी। तो लेखक के पिता कैसे थे, क्या करते थे, वो देखिए। जो लेखक के पिताजी हैं वो फारसी के अच्छे ज्ञाता थे। मतलब इनको फारसी अच्छे से आती थी। और पुरानी पुरानी हिंदी कवियों के प्रेमी थे। पुरानी हिंदी कविताएं इन्हें बहुत प्रिय थी, अच्छी लगती थी इन्हें। लेखक के पिता फारसी कवियों की युक्तियों को हिंदी कवियों की युक्तियों के साथ मिलाते थे। उन्हें इसमें बड़ा आनंद आता था। मतलब जो पुरानी हिंदी कवियों ने जो कहानियाँ, जो कविताएं लिखी हैं, उसको ये हिंदी कवियों से मिलाते थे और उनमें इन्हें बड़ा आनंद आता था, बड़ी अच्छी लगती थी इन्हें ये चीज़ें। रात को प्रायः रामचरितमानस और रामचंद्रिका घर के सभी लोगों को एकत्र करके सुनाया करते थे। इनके पिताजी डेली रात को सभी को एकत्र करके रामचंद्र चरितमानस और रामचंद्रिका पढ़ाया करते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसका है आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी के नाटक इन्हें बहुत प्रिय थे। जो आधुनिक हिंदी साहित्य है, मतलब जो अभी का साहित्य है, उसमें ये भारतेंदु जी के नाटक इन्हें बहुत ही अच्छे लगते थे। तो ये भारतेंदु जी की फोटो है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। भारतेंदु जी के बारे में लेखक की भावना। अब भारतेंदु जी जो हैं, लेखक जो हैं हमारे, वो भारतेंदु जी के बारे में क्या सोचते थे? लेखक रामचंद्र शुक्ल सत्य हरिश्चंद्र के नायक राजा हरिश्चंद्र और कवि हरिश्चंद्र को एक ही समझते थे। जो हमारे लेखक है रामचंद्र शुक्ल, वो राजा हरिश्चंद्र और कवि हरिश्चंद्र को एक ही समझते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पिता का तबादला मतलब ट्रांसफ़र। जब रामचंद्र शुक्ल जी के पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया था, तो देखिए वहाँ का क्या परिदृश्य था। लेखक के पिताजी की बदली यानी ट्रांसफ़र हमीरपुर जिले की राठ तहसील से मिर्ज़ापुर हो गई। मतलब हमीरपुर जिले की राठ तहसील से इनकी ट्रांसफ़र जो है वो मिर्ज़ापुर हो गया था। ठीक है, उस समय लेखक की उम्र मात्र 8 वर्ष की थी, जिस समय लेखक सिर्फ 8 साल के थे। मिर्ज़ापुर आने पर उन्हें पता चला कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के मित्र यहाँ रहते हैं। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, उनके मित्र यहाँ रहते हैं और जिनका नाम क्या था? प्रेमघन, जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर ही लिखा गया है। ठीक है, तो जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं उपाध्याय बद्रीनाथ नारायण चौधरी उर्फ प्रेमघन। मतलब जो आपका अगर कहीं उपाध्याय बद्रीनाथ चौधरी नाम आएगा तो आप समझ लीजिए वो प्रेमघन के ही बारे में बात हो रही है, क्योंकि इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है चैप्टर में कि प्रेमघन कौन है और उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी कौन है। तो ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतेंदु मंडल के प्रति लेखक की उत्कंठा। मतलब जो भारतेंदु जी की एक मंडली बनी हुई थी, उसमें लेखक कितने ज़्यादा प्रसन्न,
मतलब कितनी ज़्यादा उत्साहित रहते थे ये उसमें शामिल होने के लिए और कितने ज़्यादा उत्साहित थे उनसे मिलने के लिए। तो ये चीज़ देखेंगे हम। लेखक शहर के से बाहर रहते थे, जो लेखक है वो शहर से बाहर थे। एक दिन बालकों की एक मंडली जोड़ी गई। जो चौधरी साहब के मकान से परिचित थे वे आगे आए। चौधरी साहब मतलब वही उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी, ठीक है, यानी प्रेमघन। तो कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। 1.5 मील का सफ़र तय करके सभी एक मकान के सामने जा खड़े हुए। 1.5 मील का सफ़र तय किया इन लोगों ने, सभी बच्चों ने, और एक मकान के सामने जाके जा पहुँचे ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। प्रेमघन की पहली झलक। प्रेमघन की पहली झलक क्या कैसी थी? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। नीचे का बरामदा खाली था। जिस मकान में ये सभी बच्चे पहुंचे थे वहाँ का क्या माहौल था? नीचे का बरामदा खाली था। ऊपर का बरामदा सघन लताओं से भरा था। सघन लताएं मतलब काफ़ी गहरी गहरी काफ़ी सारी लताएं थी। लताएं मतलब जो आप ऐसे देखते हैं पेड़ की, वो लताएं थी, ठीक है। बीच बीच में खंबे और खुली जगह थी। बीच बीच में खंबे आ रहे थे और खुली जगह थी। कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन कुछ देर बाद एक लड़के ने ऊपर इशारा किया और बोला कि लताओं के बीच एक मूर्ति दिखाई दी। उसी समय लताओं के बीच एक मूर्ति दिखाई दी, और वो मूर्ति कैसी थी? दोनों कंधों पर बाल बिखरे हुए थे। कंधों पर बाल थे। एक हाथ खंबे पर था। देखते ही मूर्ति आंखों से गायब हो गई। तो ये थी प्रेमघन की पहली झलक जो लेखक के मन में व्याप्त थी। चलो देखते हैं आगे का क्या है। हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव। हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव कैसे बढ़ा लेखक का? तो जैसे जैसे लेखक बड़े हुए उनका झुकाव हिंदी साहित्य के प्रति बढ़ता गया। क्वींस कॉलेज में लेखक के पिता के मित्र थे बा रामकृष्ण वर्मा, जो कि रामकृष्ण वर्मा ये हैं, ये इनके पिताजी के मित्र थे। अब लेखक के पिता पुस्तकें छुपा लेखक के जो पिता थे वो पुस्तकें छुपा के रखते थे। अब वो छुपा के क्यों रखते थे? कि उन्हें डर था कि लेखक स्कूल की पढ़ाई से हट ना जाए, ठीक है। स्कूल की पढ़ाई छोड़ के वो किताबों में ज़्यादा ध्यान ना दे, तो ये उनके मन में डर बना रहता था, इसलिए वो पुस्तकें छुपा के रखते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उन्हीं दिनों केदारनाथ जी ने एक हिंदी पुस्तकालय खोला था। केदारनाथ जी जो हैं उन्होंने एक हिंदी का पुस्तकालय खोला था। लेखक वहाँ से पुस्तकें ला ला कर पढ़ा करते थे। लेखक को पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए लेखक वहाँ से पुस्तकें ला के पढ़ा करते थे। एक दिन लेखक के पिता ने लेखक को एक आदमी के साथ काशी भेज दिया, जो कि बारात में भेजा था। बारात में उन्हें काशी भेज दिया था। अब देखिए काशी में क्या होता है। लेखक घूमते घूमते चौखंबा की ओर चले गए। एक चौराया था, वहाँ पे एक खंबा था, इसलिए इसको चौखंबा बोलते हैं। लेखक घूमते घूमते वहाँ चले गए। वहीं पर एक घर से पंडित केदारनाथ जी निकले। अब जो पंडित केदारनाथ ने जो लाइब्रेरी पुस्तकालय खोला था, ये वही पंडित केदारनाथ जी थे, जो कि एक घर से निकलते दिखाई दिए। और वो घर किसका था? वो घर था प्रेमगंज जी का, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। भारतेंदु जी का मकान। भारतेंदु जी यानी प्रेमघन, ठीक है, एक ही है ये सारे। केदारनाथ जिस घर से पंडित केदारनाथ निकल रहे थे वह भारतेंदु जी का था। भारतेंदु का वह घर था। लेखक उस मकान को कौतूहल की दृष्टि से देखते रहे, मतलब बहुत ही आश्चर्य की दृष्टि से देखते रहे, बहुत उत्साह से वो उस मकान को देखते रहे, क्योंकि ये पंडित भारतेंदु जी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे ये उनसे। केदारनाथ लेखक की भावुकता देखकर प्रसन्न हुए। जो केदारनाथ जी थे वो लेखक की यह भावुकता देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और बहुत दूर तक लेखक के साथ बातचीत करते हुए गए। अब लेखक और केदारनाथ की यह मुलाकात गहरी मित्रता में बदल गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी प्रेमियों की मंडली। जो हिंदी के प्रेमी थे उनकी एक मंडली बना ली गई थी। देखिए जब लेखक 16 वर्ष के थे तब वह एक मंडली में शामिल हो गए, जो कि थी हिंदी प्रेमियों की मंडली, जिसमें यह प्रमुख थे। कौन कौन उसमें लेखक प्रमुख लेखक थे? वो थे श्री युत काशी प्रसाद जी जायसवाल, बा भगवान दास जी हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़ और पंडित उमा शंकर द्विवेदी, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो क्वेश्चन भी याद रखिएगा। कौन हिंदी प्रेमियों की मंडली में प्रमुख थे, तो ठीक है, अच्छे से इसे याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और क्या हुआ था? निसंदेह मंडली। अब क्या था? नए पुराने कवियों लेखक की चर्चा बराबर इस मंडली में रहा करती थी। जो निसंदेह मंडली थी, मतलब जो पुराने हिंदी कवियों की मंडली थी, उसको नाम दिया गया था निसंदेह मंडली। और जो निसंदेह मंडली नाम किसने दिया था वो भी हम अभी देखेंगे। तो पहले ये देखो, लेखक भी खुद को एक लेखक समझने लगे थे।
लेखक लिखने और पढ़ने की बातचीत प्रायः हिंदी में किया करते थे, जिसमें निसंदेह इत्यादि शब्द आया करते थे। मतलब वो अगर बात करते होंगे तो बोलते होंगे कि हाँ निसंदेह यही हम करेंगे, निसंदेह ऐसे इत्यादि शब्द आया करते थे। अब क्या हुआ, लेखक उर्दू शब्दों का प्रयोग करते थे और यह लोगों को एक अनोखी बोली लगती थी, क्योंकि वहाँ के लोगों ने उर्दू सुनी नहीं थी, इसलिए उनको ये बोली अनोखी लगती थी, क्योंकि वो हिंदी को ज़्यादा जानते थे। जिस स्थान पर लेखक रहते थे वहाँ अधिकतर वकील, मुख्तार अथवा कचहरी के अफसरों और अमलों की बस्ती थी। जहाँ पर लेखक रहते थे वो वकीलों की बस्ती थी, वहाँ बड़े बड़े कचहरी के अफसर रहा करते थे। उन लोगों ने इनका नाम निसंदेह लोग रख दिया। अब वो निसंदेह शब्द ज़्यादा सुनते थे, इसलिए उन लोगों ने इनका नाम ही लिख दिया निसंदेह लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन में आया है आपकी एक बुक में, लास्ट में है। ठीक है, देखेंगे हम बाद में। अब चौधरी साहब का व्यक्तित्व। चौधरी साहब यानी प्रेमघन, दोबारा से। ठीक है, चौधरी साहब एक खास से हिंदुस्तानी रईस थे। ठीक है, बसंत पंचमी, होली इत्यादि अवसरों पर उनके यहाँ खूब नाच गाना होता था और वह उत्साह हुआ करते थे। ठीक है, उत्साह से उत्सव मनाया करते थे। हर एक अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी। जो चौधरी साहब हैं उनकी हर एक अदा से तबीयतदारी टपकती थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा ये अमीर और रईस व्यक्ति थे। ठीक है, इनके कंधों पर बाल लटके रहते थे। इनके बाल बड़े बड़े थे, इसलिए कंधों पर लटके रहते थे। उनका बात करने का तरीका एकदम निराला था, मतलब वो बात काफ़ी अलग ढंग से किया करते थे, जिसमें हम काफ़ी किस्से हैं इसमें, हम इन किस्सों को भी अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं चौधरी जी का एक किस्सा। अब एक किस्सा बहुत ही अच्छा है, अच्छा लगेगा आपको सुन के। एक छोटा सा लड़का पान की तस्करी के लिए चौधरी साहब के पीछे पीछे लगा हुआ था। लेखक ने जब ये दृश्य देखा तो जो बातें उनके मुंह से निकलती थी उसमें एक विलक्षण वक्रता रहती थी। जो मतलब ये बात कर रहे हैं किनके बारे में, चौधरी साहब के बारे में। जो बातें उनके मुंह से निकलती थी वो उसको बोल देते थे और उन वो बातें विलक्षण वक्रता रहती थी, मतलब काफ़ी अच्छे और अलग ढंग से बातें किया करते थे। उनकी बातचीत का ढंग उनके लेखक के ढंग से एकदम निराला था। जो उनकी बातचीत का ढंग है, जो उनके लेख थे, मतलब जो वो लिखते थे, उससे उनकी बातचीत का ढंग एकदम अलग था, एकदम निराला था। किसी नौकर के हाथ से कई कभी कोई गिलास वगैरह अगर गिरा तो उनके मुंह से यही निकलता था, कारे बचाता नहीं, मतलब क्या हुआ भाई, बचा तो नहीं। काफ़ी अच्छे ढंग से वो बात किया करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं चौधरी साहब का स्वभाव कैसा था। चलिए ये भी देखते हैं। वे लोगों को प्रायः बनाया करते थे मतलब चिढ़ाया करते थे, उनसे चिढ़ाने जैसी बातें किया करते थे, मजाक किया करते थे। इससे उस उनसे मिलने वाले लोग भी उन्हें बनाया करते थे, बनाने की फिक्र में रहा करते थे। मतलब अगर वो किसी को मजाक बना रहे हैं, किसी से मजाक कर रहे हैं, तो लोग भी वापस उनके मजाक बनाया करते थे, मजाक करते थे उनसे। अब मिर्ज़ापुर में पुरानी परिपाटी की एक बहुत ही प्रतिभाशाली, मतलब बहुत ही विद्वान रहते थे, जिनका नाम था वामनाचार्य गिरी। ये भी एक लेखक ही थे। एक दिन वे सड़क पर चौधरी साहब के ऊपर एक कविता जोड़ते चले जा रहे थे। अंतिम चरण रह गया था, उनसे कविता पूरी नहीं हो रही थी, तो चौधरी साहब अपने बरामदे में कंधे पर बाल झटका एक खंबे के सहारे खड़े दिखाई पड़े। वामनाचार्य जी ने देखा कि चौधरी साहब खंबे पे अपने आंगन में खड़े हैं, एक हाथ खंबे पे है और इनके बाल लटक रहे हैं इनके कंधों पर। तो चट कवित्त पूरा हो गया, मतलब एकदम से उन्होंने कविता बना ली। इस चीज़ को देख के उन्होंने कविता क्या बनाई, चट कवित्त पूरा हो गया। और वामनाचार्य जी ने नीचे से कविता ललकारा, ललकारा मतलब नीचे से कविता कही, जिसका अंतिम अंश था, जिसका अंतिम रह गया था, खम्बा टेके खड़ी जैसे नारी मुगलाने की। मतलब वो खंबे पे टेक के हाथ खड़े थे, तो उन्होंने इसका एक कवित्त बना दिया कि खंबे टेके खड़ी जैसे नारी मुगलाने की। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या है, एक और किस्सा। चलिए एक और किस्सा सुनाते हैं आपको। एक दिन कई लोग बैठे बातचीत कर रहे थे, इतने में ही एक पंडित जी आए। अब चौधरी साहब ने पूछा, कहिए क्या हाल है। पंडित जी बोले, कुछ नहीं, आज एकादशी थी, कुछ जल खाया है और चले आ रहे हैं। अब प्रश्न किया किसने, प्रेमगंज जी ने। जल ही खाया है कि कुछ फलाहार भी पिया है। मतलब जल खाया नहीं जाता और फलाहार पिया नहीं जाता, फलाहार को खाते हैं और जल को पीते हैं। तो ये उल्टी उल्टी बातें कर रहे थे, मतलब अलग ही अपनी धुन में बातें कर रहे थे। यही तो उनके बोलने का स्वभाव था कि वो कितनी अलग ढंग से बातें किया करते थे। चौधरी साहब के पड़ोसी
उनके यहाँ पहुँचे। देखते ही सवाल हुआ, क्यों सब एक लफ्ज़ में अक्सर सुना करता हूँ पर उसका ठीक अर्थ समझ ना आया। अब वो क्या अर्थ था, चलिए वो आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आखिर घनचक्कर माने क्या है। मतलब उन्हें नहीं पता था कि घनचक्कर माने क्या होता है, तो उन्होंने पूछा आखिर घनचक्कर के माने क्या है, मतलब घनचक्कर किसे कहते हैं, उसके क्या लक्षण हैं। पड़ोसी महाशय बोले, वाह यह क्या मुश्किल बात है। एक दिन रात को सोने से पहले कागज कलम लेकर सवेरे से रात तक जो काम किए हो सब लिख जाइए और पढ़ जाइए, वही होता है घनचक्कर। आप भी घनचक्कर बन जाएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एक और किस्सा सुनिए। एक और किस्सा था इन्हीं का, जो कि था, एक दिन सभी सहपाठी, अब सहपाठी में कौन थे, पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे, बा भगवान दास हालना और भगवान दास मास्टर, ठीक है। इन्होंने उर्दू बेगम नाम की एक बड़ी ही विवेकपूर्ण पुस्तक लिखी थी। इन सभी ने मिलकर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था उर्दू बेगम, जिसमें उर्दू की उत्पत्ति कैसे हुई थी, उसका प्रचार क्या है आदि का वृतांत एक कहानी के ढंग पर दिया गया था इत्यादि। कई आदमी गर्मी के दिनों में छत पर बैठे चौधरी साहब से बातचीत कर रहे थे। कई आदमी थे और गर्मी के दिन चल रहे थे, छत पर बैठ के चौधरी साहब से बात कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। अब चौधरी साहब के पास ही एक लैंप जल रहा था। चौधरी साहब के पास जल रहा था एक लैंप, ठीक है। लैंप की बत्ती एक बार भभकने लगी, मतलब लैंप बंद ही होने वाला था कि चौधरी साहब नौकरों को आवाज़ देने लगे। प्रेमगंज जी ने नौकरों को अपनी आवाज़ दी कि लैंप आके बुझा जाओ। अब लेखक सोच रहे थे कि आगे बढ़कर बत्ती खुद ही गिरा दे, पर लक्ष्मी नारायण जो थे उन्होंने तमाशा देखने के विचार से मुझे धीरे से रोक लिया। मुझे धीरे से रोक लिया यानी किसे रोक लिया, लेखक को, यानी रामचंद्र शुक्ल को धीरे से रोक लिया कि रुक जाइए, आप बत्ती मत बुझाइए, नज़ारा देखिए कि क्या तमाशा होगा। अब चौधरी साहब कहते जा रहे थे, अरे जब फूट जाई तबे चलत आवा। ये भी देखिए कितने अच्छे से ढंग से वो बात करते थे। अरे जब फूट जाई तबे चलत आवा, मतलब अगर जब बुझ जाएगी तभी चल के आओगे। अंत में चिमनी ग्लोब के सहित चकनाचूर हो गई और चौधरी साहब का हाथ लैंप की तरफ न बढ़ा। तो ये हैं उनके कुछ किस्से। किस्से काफ़ी अच्छे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौधरी साहब का भाषा पर विचार। चौधरी साहब की भाषा पर क्या विचार था। उपाध्याय जी नागरी को भाषा मानते थे और बराबर नागरी भाषा लिखा करते थे। उनका कहना था कि नगर अपभ्रंश से जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई वही नागरी कहलाई, मतलब जो लोगों ने प्रचार किया, जो लोगों से उत्पन्न हुई वही तो नागरी कहलाई। इसी प्रकार से वो मिर्ज़ापुर ना लिखकर क्या लिखते थे, मीरजापुर। मिर्ज़ापुर को लिखा करते थे, मिर्ज़ापुर नहीं लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रेमधन की छाया स्मृति जो लिखी है रामचंद्र शुक्ल ने, इसका पहला क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी बुक से ही लिया है। तो आप देखिए पहला चैप्टर है आपका, पहला क्वेश्चन है, लेखक ने अपने पिता की किन किन विशेषताओं का उल्लेख इस चैप्टर में, इस पार्ट में किया है। तो लेखक ने अपने पिताजी की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। उनके पिताजी फारसी के अच्छे विद्वान थे, फारसी के अच्छे ज्ञाता थे, ये हमने पढ़ा था अभी। वे प्राचीन हिंदी भाषा के प्रशंसक थे, उन्हें प्राचीन हिंदी भाषा अच्छी लगती थी, ये भी हमने पढ़ा है। वे फारसी भाषा की लिखी युक्तियों के साथ हिंदी भाषा में लिखी युक्तियों के मिलाने के भी शौकीन थे और वे प्रायः मतलब डेली रात के सारे सारे परिवार को रामचरितमानस और रामचंद्रिका का बड़ा चित्रात्मक ढंग से वर्णन करके सुनाया करते थे। और भारतेंदु जी के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे। हमने पढ़ा था आधुनिक हिंदी कविता में भारतेंदु जी के नाटक उन्हें काफ़ी प्रिय थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बचपन में लेखक के मन में कैसे भारतेंदु जी के संबंध में कैसी भावना जगी रहती थी। तो बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में मधुर भावना व्याप्त थी और वह राजा हरिश्चंद्र और कवि हरिश्चंद्र को में अंतर नहीं कर पाते थे और दोनों को एक ही दृष्टि से देखते थे और एक ही समझते थे। यदि कोई उनके सम्मुख हरिश्चंद्र का नाम लेता तो उनके सम्मुख उन दोनों से युक्त मिले जुले भावों का उद्भव होता। मतलब अगर उनके सामने कोई नाम लेता था हरिश्चंद्र का तो वो दोनों की ही दृष्टि यानी दोनों की ही तस्वीर अपने दिमाग में लाया करते थे। इसी कारण उनके मन में एक मध्य भाग संचार होता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी यानी प्रेमधन की पहली झलक लेखक ने किस प्रकार देखी। तो इसका आंसर है, लता के बीच एक मूर्ति खड़ी दिखाई पड़ी, दोनों कंधों पर बाल बिखरे हुए थे, एक हाथ खंबे पर था,
यह थी प्रेमघन की पहली झलक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस प्रकार बढ़ा। तो हिंदी साहित्य के प्रति उनका झुकाव उनके पिता की वजह से बढ़ता गया। उनके पिताजी हिंदी कविता के बड़े प्रेमी थे। वे घर के सभी लोगों को एकत्र करके रामचरितमानस और रामचंद्रिका का पाठ पढ़ाया करते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निसंदेह शब्द को लेखक ने किस प्रकार के प्रसंग का जिक्र किया है। अब लेखक तथा उनके मित्र की बातचीत प्रायः लिखने पढ़ने की हिंदी में हुआ करती थी, जिसमें निसंदेह शब्द आया करता था। जिस स्थान पर वह रहते थे वहाँ कौन थे, वकील थे, मुख्तर थे, कचहरी के लोग आदि अफसर रहा करते थे और अमीरों की बस्ती थी। अब वहाँ के लोगों को उर्दू कानों में कुछ अनोखी लगती थी, क्योंकि उन्होंने उर्दू सुनी नहीं थी, वो हिंदी को जानते थे, तो उर्दू के शब्द उनके कानों में बहुत ही अजीब से लगते थे, बहुत अनोखी बोली लगती थी उनको ये। इसलिए उन्होंने लेखक तथा उनके मित्रों का नाम ही रख दिया था क्या, निसंदेह लोग। उन्होंने नाम रख दिया कि निसंदेह लोग हैं, ये निसंदेह लोग की मंडली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, पाठ में कुछ रोचक घटनाओं का उल्लेख है। ऐसी 3 घटनाएं चुनकर उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। अब जो घटनाएं मैंने आपको बताई थी अभी, उनका किस्से क्या है, वही किस्से वही घटनाएं हैं ये। मिर्ज़ापुर में एक कवि वामनाचार्य वे सड़क पर चौधरी साहब के ऊपर एक कविता जोड़ते चले जा रहे थे। अभी हमने पूरा पढ़ा ये। अंतिम चरण अभी रह गया था कि उन्हें बरामदे में चौधरी साहब कंधों पर बाल झटकाए खंबे के सहारे खड़े दिखाई पड़े। बस वामनाचार्य जी ने कविता को पूर्ण कर लिया और उनकी अंतिम पंक्ति थी उनकी, खंबा टेके खड़ी जैसे नारी लागे मुगनाने की। चलिए कुछ इसी का पार्ट 2 देखते हैं। दूसरी घटना क्या है हमारी, चौधरी साहब एक दिन एक पड़ोसी के यहाँ पहुँचे और उन्होंने एक सवाल किया, क्यों साहब, एक लफ्ज़ में अक्सर सुना करता हूँ पर उसका ठीक अर्थ क्या है समझ नहीं आता। आखिर घनचक्कर के मायने क्या हैं, यानी घनचक्कर को कहते क्या है, घनचक्कर शब्द का मतलब क्या है या उसके लक्षण क्या है। पड़ोसी ने कहा, साहब दिन रात को सोने से पहले कागज़ पर कलम को लेकर सवेरे से रात तक जो काम किए हूँ सब लिख जाइए, बन गए आप घनचक्कर। चलिए अब इसी की तीसरी घटना देखते हैं कि चौधरी साहब एक लैंप को लेकर अपनी छत पर बैठे थे। लैंप की बत्ती एक बार भभकने लगी। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी कि और उनके ना आने पर चौधरी साहब ने कहा, अरे जब फूट जाई तबे चलत आवा, मतलब जब फूट जाएगी तभी चल के आओगे क्या। और अंत में चिमनी ग्लोब के सहित चकनाचूर हो गई। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इस पुरातत्व की दृष्टि से प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था। यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया है और क्यों कहा गया है। यह कथन चौधरी साहब के संदर्भ में कहा गया है। वे उनकी मंडली में सबसे अधिक उम्र के थे। जो चौधरी साहब थे, पंडित चौधरी जो उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी और उर्फ प्रेमघन। इसी कारण से उन्हें पुरातत्व वस्तुओं के प्रति आकर्षण भी था। मतलब जो पुरानी वस्तुएं थी उन्हें वो बहुत ही अच्छी लगती थी और वो पुरानी भाषा ही उन्हें बहुत अच्छी लगती थी और कौतूहल बना रहता था। वैसे ही नई पीढ़ी के जैसे लेखक थे, जो नई पीढ़ी के लेखक थे, वो प्रेमघन के प्रति उनके मन में आकर्षण और कौतूहल बना रहता था। अपने स्नेही और मधुर स्वभाव के बावजूद भी उन्हें पूर्णतः समझ नहीं पाते थे। बहुत ही वो स्वभाव के मधुर थे, लेकिन लोग फिर भी उनको समझ नहीं पाते थे, जो हमारे लेखक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रस्तुत संस्करण में लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व में किन किन पहलुओं को उजागर किया है। चौधरी साहब का व्यक्तित्व ही पूछा है वैसे इसमें। तो चौधरी साहब एक खास से हिंदुस्तानी रईस थे। उनकी बातचीत का ढंग और उनके लिखने का ढंग सबसे अलग और निराला था। मतलब बहुत ही अलग ढंग से वो लिखते थे और बहुत ही अलग ढंग से बोलते थे। लिखने का तो नहीं पता, लेकिन बोलने का हमने इसमें काफ़ी देखा है, वो कितनी अच्छी अलग तरीके से बात किया करते थे। वह रईस होने के बावजूद भी सबसे स्नेही और मधुर स्वभाव के थे। उनमें रईसों की तरह अहंकार और अकड़ नहीं थी। ठीक है, वो सबसे अच्छे से घुल मिल के प्यार से बातें किया करते थे, उनमें कोई अहंकार नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, समवयस्क हिंदी प्रेमी की मंडली में कौन कौन से लेखक प्रमुख थे। अब जो हिंदी प्रेमी की मंडली बनी थी उसमें कौन कौन से लेखक थे वो मैंने आपको पहले ही बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो देख लीजिए कौन थे। श्री युद्ध काशी प्रसाद थे, भगवान
दास गौड़ थे, पंडित बद्रीनाथ नाथ गौड़ थे और पंडित उमाशंकर प्रसाद थे। शायद 2 क्वेश्चन और हैं, चलो देख लेते हैं वो भी। भारतेंदु जी के मकान के नीचे का यह दृश्य परिचय बहुत शीघ्र गहरी मैत्री में परिणत हो गया। कथन का आशय क्या है? अब ये कथन वही है जो केदारनाथ जी थे और जो हमारे लेखक थे वो दोनों केदारनाथ जी मकान से निकल रहे थे और प्रेमचंद जी हमारे लेखक रामचंद्र शुक्ल उन्होंने देखा था और उन्हें बहुत ही काफ़ी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी देख लेते हैं। भारतेंदु जी के मकान के नीचे का दृश्य नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतेंदु जी के मकान के नीचे का दृश्य परिचय बहुत ही गहरी मैत्री में परिणत हो गया। कथन का आशय क्या है? अब ये कथन क्या है? ये वही कथन है जब केदारनाथ जी एक मकान से निकल रहे थे और जो हमारे लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल उस मकान को बहुत ही प्यार से निहार रहे थे, बहुत ही उनके मन में काफ़ी प्रभावित और भावनाओं में डूबे हुए थे। और लेखक को ये जो हमारे लेखक कह रही हूँ मैं, केदारनाथ जी थे, उनको यह काफ़ी अच्छा दृश्य लगा था और बहुत ही जल्द उनकी यह मुलाकात एक मैत्री में बदल गई। तो चलो देखते हैं। वह लेखक को भावनाओं में डूबा देखकर प्रसन्न थे। कौन प्रसन्न थे? केदारनाथ जी। उन्हें लेखक की इस प्रकार की भावना ने बहुत प्रभावित किया और आगे चलकर दोनों का यह दृश्य परिचय एक पक्की दोस्ती में बदल गया। भाव यह है कि पंडित जी ने लेखक का जो व्यवहार देखकर उन्हें छू गया और इसी कारण वह गहरे मित्र बन गए। पंडित कौन? पंडित केदारनाथ। चलिए जी, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है? यही है शायद। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए भूमिका की पाठशाला से। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।